A very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta and we are starting and heading with a new chapter in secretarial audit, that is lesson number 12, forming an opinion and reporting. Right? So students, very interesting chapter. और जैसे कि हमने एक चैप्टर नंबर जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 11 में बात करी थी कि जो ऑडिट है उसके 3 फेज होते हैं, ठीक है ना। पहला फेज होता है उसका प्लानिंग, दूसरा फेज होता है उसका एग्जीक्यूशन और तीसरा फेज होता है उसका रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो ये 3 फेजेस का होता है हमारा ऑडिट प्रोसेस। तो अब आप बताइए कि हम कौन से फेज के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो डेफिनेटली हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, रिपोर्टिंग। लास्ट चैप्टर नंबर 11 में हमने प्लानिंग के बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी। आज हम बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग। तो ओपिनियन फॉर्म करना और रिपोर्ट बनाना एक पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ऑब्वियसली सेक्रेटरियल ऑडिट का जो पर्पस है वो यही तो है, रिपोर्टिंग, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। दिस इज द मेजर पर्पस, दिस इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पीसीएस फॉर कंडक्टिंग सेक्रेटरियल ऑडिट। सो पॉइंट इज कि ओपिनियन बनाना क्या बहुत आसान होता है? सो आंसर इज नो। गलत ओपिनियन बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है आपको। तो इसलिए फॉर्म ओपिनियन बनाना अबाउट अ कंपनी एंड drafting your opinion in a report, presenting your opinion in a report is again a very very difficult task and a very conscious task. रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए और ओपिनियन तक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, एविडेंस। तो हम एविडेंसेस के बारे में, रिपोर्टिंग विद क्वालिफिकेशन क्या होता है, टाइप ऑफ ओपिनियन करेंगे, इन सब के बारे में बातें करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट CSAS 3। तो गाइस हमने बात करी है CSAS 1 विच इज टॉकिंग अबाउट ऑडिट एंगेजमेंट। CSAS 2 हमने बात करी है विच इज टॉकिंग अबाउट योर प्रोसेस, योर टेक्निक। CSAS 3 is talking about auditing standard on forming of opinion. So remember these CSAS. The audit is performed by auditor who is independent to the company which is being audited, and critical part in auditing is the forming of opinion. Of course, we all know critical part इसलिए क्योंकि objective, major objective हमारा क्या है, to form an opinion. This requires auditors to have knowledge. किस चीज़ की knowledge? अच्छा देखो, अभी क्या है ना, आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ सपोज, ठीक है। आपको क्वेश्चन का एक आंसर लिखते हैं। सपोज मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजती हूँ कि चलो बच्चों आप ये प्रैक्टिस करो सेक्रेटरियल ऑडिट के, और आप प्रैक्टिस करते हो और उसके आंसर्स लिखते हो। आपने वो आंसर्स अपने फ्रेंड्स को दिखाए, अपने फ्रेंड को दिखाया कि देखो श्वेता मैम ने मुझे क्वेश्चन दिए थे और मैंने ये आंसर लिखे। आपका फ्रेंड देखेगा और कहेगा ठीक है आंसर तो सही लग रहा है। आपने घर में किसी को दिखाया और घर में सपोज कोई किसी ने मतलब किसी को खास लॉ की, सपोज लॉ बैकग्राउंड से नहीं है कोई वहाँ पे आपके घर में, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अच्छा ही लग रहा है, सही लग रहा है आंसर, अच्छा मतलब लीगल लैंग्वेज लग रही है ये सब। जब मुझे आपने आंसर दिखाया तो मेरा ओपिनियन डिफरेंट होगा। शायद मैं आपको 8 में से 3 मार्क्स दे दूं, जहां आपके फ्रेंड्स और आपके घर वाले बोल रहे थे कि बड़ा अच्छा आंसर है। मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि ओपिनियन फ्रेम करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज. So if I am giving you marks, I have knowledge about that particular subject in depth. So I know what kind of answer, what you have written, what is, you know, you understand what I'm trying to say. So हमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है while forming opinion, right? It was held in a case of Vallabhbhai Patel, the others was the state of Gujarat in Gujarat High Court. It was held that the existence of relevant material is a precondition to form opinion. राइट यहाँ पे कोई तुम्हारा ओपिनियन वैसे नहीं पूछ रहा। सड़क पे चलते हैं हम लोग, फैमिली फंक्शन में जाते हैं, सब लोग अपने ओपिनियन देना शुरू हो जाते हैं। मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो, क्या पढ़ रहे हो, ये कोर्स तो अच्छा नहीं है या ये कोर्स तो बहुत अच्छा है। आप भिन्न भिन्न प्रकार के आपको ओपिनियन मिलते हैं, वेयर एज वी डोंट रिक्वायर दैट ओपिनियन दो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेक्रेटरियल ऑडिटर अपने ओपिनियन या अपने परसेप्शंस या अपने थिंकिंग या अपने हिसाब से ओपिनियन नहीं देते। एवरी ओपिनियन इज बैक्ड बाय एविडेंस, और एविडेंस भी मटेरियल एविडेंस है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप एविडेंस बना रहे हो।
Upon the performance of audit and conclusion, the auditor is required to submit a report stating the affairs of the company carried out in a fair manner and free from material misstatement. तो ऑब्वियस बात है, जरूरी नहीं है कि ये ओपिनियन हो कि कंपनी फेयर मैनर में थी. दैट डिपेंड्स. However, the content of the opinion should clearly indicate whether it is unmodified or modified, and if modified तो adverse है या disclaimer है. तो मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी बात, क्योंकि ये शब्द बार बार सुन रहे हैं. देखिए, ओपिनियन जो है ना, दो प्रकार का है, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड. अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है विच इज क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन, ड्रीमी कंपनी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बहुत फेयर चलती है कंपनी, कंपनी में सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, नथिंग टू वरी अबाउट, नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑल फेयर डीलिंग्स, ऑल कंप्लायंसेस, ड्रीमी. मैंने बोला ना ड्रीमी कंपनी, कि जैसे होता है ना परफेक्ट. अच्छा बोलोगे ऐसा तो नहीं होता है. हाँ, पर देखो क्या होता है ना, एक होता है कि बहुत गलती है, एक है कि गलती है पर वो इतनी मटेरियल गलती नहीं है. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ. तो अनमॉडिफाइड, अगर सपोज कंपनी में थोड़ी बहुत छोटी मोटी कुछ कमी है भी, तब भी हम उसको अनमॉडिफाइड ही बोलेंगे, क्योंकि वो छोटी मोटी कमी इग्नोर करने वाली या रेक्टिफिएबल है, रेक्टिफाई हो सकती है. तो हमारे ओपिनियन में कंपनी एनीवे एट अ ग्लांस ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी फेयर है. तो वी हैव अनमॉडिफाइड ओपिनियन. अनमॉडिफाइड मतलब कंपनी इज क्लीन. We do not want to make any modification. It is unmodified opinion. It's a clean report. ठीक है ना? So what is modified? Obviously इतना समझ गए होंगे. Opposite, इसका मतलब कंपनी में दाल में कुछ काला है. ठीक है ना? या पूरी दाल ही काली है, पता चलेगा. Modified opinion is further divided into two parts. First is adverse. Second is disclaimer. तो सबसे पहले तो मॉडिफाइड का मतलब समझते हैं. मॉडिफाइड का मतलब होता है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी, देयर इज सम नॉन कंप्लायंसेस, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन अ कंपनी. सो दैट इज अ मॉडिफाइड ओपिनियन. वो दो प्रकार का है, या तो बहुत गलत है, सब कुछ कंपनी में गलत ही चल रहा है, और दिस इज समथिंग टू रिपोर्ट ऑन अ वेरी अर्जेंट बेसिस. सो इट्स अ एडवर्स मॉडिफाइड ओपिनियन. एडवर्स नाम से समझ में आ रहा है एडवर्स शब्द कब यूज होता है, जब कुछ एक बियॉन्ड द लिमिट है. ठीक है ना? डिस्क्लेमर हम कब देते हैं? डिस्क्लेमर भी मॉडिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड ओपिनियन का ही हिस्सा है, लेकिन मॉडिफाइड का मतलब मैंने क्या समझा, दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी. इफ इट इज लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज एंड urgently urgently pointing out at a company is urgent, तो एडवर्स मॉडिफाइड है. डिस्क्लेमर क्या होता है? कभी सीरियल देखते हो, शुरू शुरू में एक आता है ना डिस्क्लेमर, मूवी के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर, और बड़ा सारा ऐसा 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 लिखा होता है, फिर आपका सीरियल शुरू होता है. अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ध्यान देना. डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि हम पहले ही बता रहे हैं. जैसे कुछ लोग होते नहीं है, देखो मैं कुछ बोलूंगा पर बुरा मत मानना, तभी मैं बोलूंगा, पहले डिस्क्लेमर दे देता, बुरा मत मानना, मतलब बुरा लग सकता है. ठीक है ना? ऐसे गधे लोगों को तो थप्पड़ मारने का मन करता है. अच्छा, एनीवे, डिस्क्लेमर. तो डिस्क्लेमर होता है जब पीसीएस बोलता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बट आई डोंट हैव अ एविडेंस, आई कैन नॉट गिव अ क्लीन चिट टू अ कंपनी. मैं कंपनी को क्लीन चिट नहीं दे सकता, ना ही मैं ये बोल सकता हूँ कि कंपनी गलत है. ना मैं बोल रहा हूँ ठीक है, ना मैं बोल रहा हूँ गलत है. सो दैट्स अ डिस्क्लेमर आई एम गिविंग. आपको ये कैसा ओपिनियन है भाई? क्योंकि हम रिपोर्ट को, अपने ओपिनियन को मॉडिफाइड बोल रहे हैं, लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि वी आर नॉट श्योर. आपको ये बड़ा बढ़िया रास्ता है, बीच का रास्ता. ना गलत बोलो ना अच्छा बोलो, बोलो कि हमें तो पता ही नहीं, हमें तो एविडेंस ही नहीं मिला. ये भी एक बहुत गलत प्रैक्टिस है एक पीसीएस के लिए. मतलब एक पीसीएस के ऊपर उसका नाम नहीं उछलेगा कि भैया ये क्या ओपिनियन दे रहे हो, आप ऑडिट करने आए हो तो आप अपने ठीक से आप फाइंडिंग्स करिए ना, सो दैट आपको आप एक कंपनी को कंपनी का एक परफेक्ट बढ़िया ओपिनियन दे सके. गलत है तो वो भी बताइए, गलत है कैसे गलत है, और सही है तो वो भी बताइए. ये डिस्क्लेमर देने का क्या मतलब है कि हम नहीं बोल सकते, हमें एविडेंस नहीं मिला. सो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस.
बट लेकिन कुछ केसेस में ये ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन होता है। क्योंकि जैसे अगर आपने पीसीएस को एक्सेस नहीं दिया कुछ रिपोर्ट्स का, तो वो कह रहा है कि देखो मैंने रिपोर्ट चेक नहीं करी, तुमने मैनेजमेंट ने मुझे एक्सेस नहीं दिया, तो इसलिए मैं मैनेजमेंट को क्लीन चिट नहीं दे सकता कंपनी को। कोई भी रीजन हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कंपनी गलत है, एडवर्स ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा कि क्लीन रिपोर्ट है। आई हैव अ डिस्क्लेमर, सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये इसलिए मैंने समझाया, क्योंकि बीच में शब्द आएंगे फिर आप सोचोगे क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो कह रहे हैं कंटेंट शुड बी क्लियरली इंडिकेट वेदर अनमॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है तो एडवर्स है या डिस्क्लेमर है, ये बताना बहुत जरूरी है। द ऑडिटर शुड फॉर्म हिज ओपिनियन कंसिडरिंग ऑल द मटेरियल एस्पेक्ट्स। ऑब्वियस बात है, materiality is something very important when it comes to audit, because you are not able to, you cannot inspect all the things, all the transactions, all the events of a company, so you have to pick up the material one. And material may, if you find any misstatement, then that will affect your the opinion with respect to company. After obtaining reasonable assurance about whether the affairs of the company related to scope of audit as a whole are free from material misstatement or not, ये assurance करना बहुत जरूरी है। भाई assurance होगा तभी तो opinion बनाएगा ना PCS. In particular, auditor should evaluate whether in view of the requirement of the applicable reporting framework, ये सब चीजें make sure करनी पड़ती है क्या? Company has adequately disclosed all the relevant information, has followed all the procedure, is in compliance with the laws, is consistent with the reporting framework, is relevant, reliable, comparable, understandable. The company has provided adequate disclosure. अगर आप ये सब चीजों से सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब अभी भी आपकी ऑडिट, अच्छा क्या है ना, ये सब आपका स्कोप है कि आपको ये सब चीजें मेक श्योर एश्योरेंस करनी है अपने आपको। अगर इन चीजों में से, इन 6 की 6 चीजों में कुछ भी एश्योरेंस नहीं मिल रही है तो इसका मतलब अभी आपका ऑडिट पूरा नहीं हुआ है, राइट। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड CSAS 3. Auditing standard on forming CSAS 3 formulated by ASB board, auditing standard board of ICSI. हम सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये इसका इंट्रो पढ़ते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से ये मैंडेटरी एप्लीकेबल है पीसीएस के ऊपर। द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन फॉर्मिंग ओपिनियन इज एप्लीकेबल टू ऑडिटर, जो अंडरटेक कर रहा है ऑडिट, उसको कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं ओपिनियन देते समय, राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड, अच्छा ये बताओ, ये जो स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं CSS 1 2 3 अभी पढ़ा आपने, इसमें ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये ऑडिटर के ऊपर क्यों एप्लीकेबल है स्टैंडर्ड? टू मेक श्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी। मैं अपने तरीके से ओपिनियन दे रही हूँ, आप एक पीसीएस अपने तरीके से ओपिनियन दे रहे हैं और पीसीएस अपने अपने तरीकों से ओपिनियन देंगे, सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, राइट। सो एक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ओपिनियन, ऑडिट, इट्स अ बिग थिंग इन लॉ, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर हैज टू बी सम यूनिफॉर्मिटी in the law procedures, right? The objective of the standard is to enable the auditor to lay down the basis and manner for evaluation, that how the opinion shall be, how the evidences shall be evaluated. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब सपोज मैं, कोई मेरे सामने स्टूडेंट आता है, नॉट ड्रेस्ड अप वेल, उस स्टूडेंट का ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, और मैं उसको ऐसे देख के इवैल्यूएट कर लूँ कि ये बच्चे को तो कुछ नहीं आता होगा, या ये बच्चा तो इल मैनर्ड लग रहा है, या ऐसा ऐसा करके, तो वो अच्छी बात है? बोलोगे नहीं नहीं मैम ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं, आप ऐसे कैसे, हाउ कैन यू जज अ बुक विद बाय इट्स कवर, यू नो, आप ऐसे ऐसे डायलॉग मारोगे। और कोई और इंसान है, उसका दूसरे इंसान को परखने का तरीका अलग है, मेरा अलग है, यू अंडरस्टैंड। पर क्या ये सब बेसिस चीजों पे क्या एक पर्सनल जजमेंट के हिसाब से ओपिनियन चलते हैं? बिल्कुल नहीं चलते, इसलिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो इन स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है, इस स्टैंडर्ड का स्पेशली, वो ये है कि जो ऑडिटर है उसको उसको एक स्टैंडर्डाइज मैनर बताया जाए कि कैसे एविडेंस को इवैल्यूएट करना है। अपने आप पर्सनल परसेप्शंस नहीं लगा सकते। द ऑब्जेक्टिव इज टू स्टैंडर्डाइज, मैं कब से ये शब्द यूज कर रही हूँ, स्टैंडर्डाइज देने के लिए एक प्रोसेस ऑफ एनालिसिस और इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट कंक्लूजन। देखिए अब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे हैं, राइटिंग योर ओन लैंग्वेज इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग, राइट। एंड ये लीगल लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। आपने जब एग्जीक्यूटिव लेवल में इतनी मुश्किल मुश्किल लैंग्वेज पार कर ली, तो ये सब्जेक्ट तो आपके लिए बहुत ही आसान है। आप समझिए मेरी बात, ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको समझने की देर है। Evaluation under CSAS 2 refers to evaluation of what? Audit evidence. Why? To reach to a conclusion. Whereas
This standard deals with evaluation of conclusions reaching during audit process. The standard also deals with the manner in which opinion formed by the auditor will be expressed in writing and circumstances and manner to disclaim the opinion and reporting format. तो ये सब चीजें ऑडिटर को देखनी पड़ती है. ये स्टैंडर्ड किस चीज में डील करता है? मैन पहले तो ये बेसिकली दो चीजों में डील करता है. CSAS 3. एक सेकेंड. यू नो, आई एम इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग एंड आपको मैं हमेशा बोलती हूँ दैट यू शुड बी हैविंग अ हैबिट ऑफ राइटिंग. यू नो, वेन एवर यू स्टडिंग, कोई टीचर पढ़ा रहा है या कुछ कर रहा है, यू शुड बी हैविंग अ हैबिट ऑफ राइटिंग. वाई? बिकॉज मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते लिखती हूँ क्योंकि मेरी हैबिट है. आपकी भी होनी चाहिए. अब आप बोलोगे क्यों? जो आपकी हैबिट है वो हमारी भी होनी चाहिए. अच्छा रहता है. ठीक है ना. क्या पढ़ा हमने? CSAS 3. क्या है ये है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. CSAS, कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड. किसने बनाया भाई? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर ICSI. लागू है 1 अप्रैल 2021 से. किसके ऊपर? PCS के ऊपर. ठीक है. ये मैं एक चीज बना के दिखा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. CSAS 3 किसके बारे में बात कर रहा है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन. ठीक है ना. ये है. ठीक है. ये स्टैंडर्ड दो प्रकार की चीजों के बारे में बात करता है. वो दो चीजें हैं. वेयर इज द कर्सर? यस, वो दो चीजें हैं. ये देखो, ये क्या मजाक हो रहा है? एनीवे, पहली चीज है कि ये स्टैंडर्ड आपको बताता है कि कैसे इवैल्यूएट करना है एविडेंस को. ये जो CSAS है ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड कर रहा है आपको. मेरी हैंड राइटिंग इग्नोर करना प्लीज. इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस. दूसरा ये बताता है रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ये आपने एविडेंस को इवैल्यूएट करा. रिपोर्टिंग ऑफ ओपिनियन. ठीक है. तो आपने एविडेंस को इवैल्यूएट करा. इवैल्यूएट करके क्या करोगे? एविडेंस को ऑब्वियसली अपना ओपिनियन बनाओगे ना, रिपोर्टिंग करोगे. तो ये दोनों बातें के बारे में बात कर रहा है CSAS 3. अभी जो बताओ, ये जो छोटू सा मैंने बनाया है, कितना टाइम लगा है बनाने में? टीचर पढ़ा रहा है तुम्हें, मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें, तुम मेरी बात सुन रहे हो, तो साथ साथ ही बनाते रहो ना, छोटी छोटी नोट्स. एंड में क्या होगा कि एंड में ना जब आपका पेपर आएगा तो उससे जस्ट पहले आप ये छोटी छोटी चार्ट्स है ना, इनको भी देख लोगे, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, लेट मी टेल यू. बिकॉज व्हेन यू कम रनिंग टू अ टीचर ना कि हम पास कैसे हो, कोई एडवाइस देते हो, तो पर टीचर की एडवाइस समझते नहीं हो, मानते नहीं हो. तो ये एडवाइसेस मानोगे, शुरू से बोलती आ रही हूँ हर क्लास में, मानोगे तो तर जाओगे, नहीं मानोगे तब भी तर जाओगे, लेकिन टाइम लगेगा. चलिए, फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन. अब मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया कि ओपिनियन कितने प्रकार के होते हैं. पहले हम बात करते हैं अनक्वालिफाइड या अनमॉडिफाइड. ये कौन सा ओपिनियन था? याद रखिएगा. कैसे कभी भी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मॉडिफाइड वाला कौन सा था, अनमॉडिफाइड वाला कौन सा था. मॉडिफाइड मतलब चेंजेस. अगर तुम में कोई गलती होगी तभी मैं तुम्हारे अंदर चेंज लाऊंगी ना. अगर तुम्हारे में कोई गलती होगी तभी तुम्हारे अंदर चेंज लाऊंगी, तो मैं मॉडिफाई करूंगी. तो मॉडिफाइड मतलब कमी है, अनमॉडिफाइड मतलब क्लीन. याद रखिएगा. देखो, मैंने तरीका बताया है याद करने का, सबके अपने अपने तरीके होते हैं. क्लीन रिपोर्ट. द ऑडिटर शैल रिपोर्ट. भाई शैल होना चाहिए. कुछ बच्चे पता क्या लगता है? शुड. द ऑडिटर विल. द ऑडिटर मे. भाई कैसे शब्द यूज कर रहे हो? मे मतलब कर भी सकता, नहीं भी कर सकता. मे तो यूज करना नहीं. शुड, तुम टीचर उसको ऑर्डर दे रहे हो ऑडिटर को. विल का मतलब होता है मर्जी से. शैल होता है लॉ यूजेस वर्ड शैल. ओके, अभी तक आपको पता होगा. वैसे बड़ी छोटी सी बात बता रही हूं मैं. द ऑडिटर शैल रिपोर्ट एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन इफ unmodified unqualified means same if affairs of the company are found to be free from material misstatement. That means there is no material misstatement. Absolutely dreamy clean company. In addition, unqualified opinion is given over the existence and effectiveness of internal controls. Internal control effective hai. Management has claimed responsibility for establishment maintenance and the auditor has performed fieldwork to test the effectiveness. इंटरनल कंट्रोल भी ठीक है, उसको चेक भी कर लिया ऑडिटर ने, मैनेजमेंट भी पूरी रिस्पॉन्सिबल है. तो इन सब चीज़ों के बदौलत अनक्वालिफाइड ओपिनियन मिल जाता है. हर कंपनी यही चाहेगी उनको यही मिले.
इट कंटेन्स नो रिजर्वेशन कंसर्निंग द कंपनी. रिजर्वेशन मतलब यहाँ पे तुम्हारी ट्रेन रिजर्वेशन नहीं है. रिजर्वेशन मतलब कि जब कोई कमी निकलती है ना, तो कोई क्वेरी निकलती है कि आपको ये चीज ठीक करनी है, तो देयर इज नो रिजर्वेशन विद रिस्पेक्ट की कंपनी को ये ठीक करना है, तो सब कुछ ठीक ही है, क्लीन रिपोर्ट है ये. दिस इज नोन एज क्लीन ओपिनियन, meaning that company is fair. Okay, the auditor should express unmodified opinion when based on audit evidence. The auditor concludes that, जब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है तभी तो वो अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा. क्या कंक्लूड करता है? देयर इज अ ड्यू कंप्लायंस, द रिकॉर्ड्स आर रेलेवेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. दैट मीन्स दे आर मेंटेन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉज. रिकॉर्ड्स में क्या क्या चेक होता है? एमओए, मिनट्स, बुक्स, एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, और भी बहुत चीजें हैं, राइट. जनरली रिकॉर्ड्स मीन्स रिकॉर्ड्स जो भी, मतलब यहाँ आपको बोल रहा है कि रिकॉर्ड शब्द कहाँ कहाँ आ रहा है, जहाँ पे रिकॉर्ड में वो सारी डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो एक ऑडिटर ऑडिट प्रोसेस के दौरान इंस्पेक्ट करता है, राइट. फर्दर द रिकॉर्ड्स मीन्स द रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिटी, ऑफ कोर्स. और किसके रिकॉर्ड चेक करेगा? अपने दोस्त के थोड़ा ना करेगा. The auditor concludes that information of the affairs of the company in all material respects are in accordance with the applicable reporting framework. Para 4.1 of CSAS 3 provides that the auditor shall express unmodified opinion when based on the audit evidence. The auditor concludes that there is a due compliance with applicable laws, the records are relevant. आपको भी ऊपर भी तो यही पढ़ा था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये टेक्निकल पैरा उठाया गया है इसलिए वो बता रहा है. हाँ, ऊपर उसी को नॉर्मल लैंग्वेज में भी यही बताया गया, ठीक है ना. आप कोई टीचर तुम्हें नोट से पढ़ाएगा तो इनमें से कोई एक चीज ही लिखेगा ना, वो तो हम मॉड्यूल कर रहे हैं तो डबल डबल जगह लिखा हुआ है, राइट. देखिए, बहुत बच्चों को लगता है शायद मॉड्यूल से पढ़ाना इज अ प्रॉब्लम, और आई एम अ कामचोर जो मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ. ट्रस्ट मी ऑन दिस, नोट्स बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, कॉपी पेस्ट करना होता है टीचर को, फिर फॉन्ट सेट करके अपना मार्जिन में लगा देने होते हैं, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. इट डजंट टेक सो मच टाइम, विल टेक हार्डली 2-3 days. अगर आप गंदे से गंदे नोट्स भी बना रहे हो तो एक दिन में हो जाएंगे, और तमीज़ से बनाओगे तो 3-4 दिन लग जाएंगे. फॉर्मेटिंग और अच्छी प्रिंटिंग में जाएगा तो 5 दिन लग जाएंगे. तो लेकिन पता नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई हमेशा मॉड्यूल से करी है, खैर एग्जीक्यूटिव में भी, लेकिन आप फाइनल लेवल पे आ गए हो तो मैं चाहती हूँ आपको हर टॉपिक, चाहे आप, मैं रीड ही कर रही हूँ, आपको कुछ टॉपिक ज़्यादा अच्छे से पढ़ा देती हूँ कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक को मैं बायगॉन रीड करके आगे बढ़ जाती हूँ. लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर एक पेज छुआ होना चाहिए आपका स्टडी मटेरियल का, और आप स्टडी मटेरियल करके जा रहे हो ना, आपको सारी चीज़ें ध्यान रहेंगी. देखना, यू विल बी, एक अंदर से वैसी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने मॉड्यूल से पढ़ा है, जो शायद एग्जीक्यूटिव में करा ही नहीं था, आपने छुआ ही नहीं था शायद. प्लीज़ अब मेरे को गाली मत देना कि अरे हम तो पढ़ के जाते थे, हमें पागल समझ के रखा है आपने. सो मिस स्टेटमेंट मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स. तो आपको मिस स्टेटमेंट के बारे में बता रहे हैं. मटीरियल मिस स्टेटमेंट अगर होगा तो इसका मतलब गड़बड़ है. तो गाइस, मिस स्टेटमेंट होगा तो चलेगा. बच्चा मुझे कहता है कि मिस स्टेटमेंट है तो चलेगा, तो मैं कह रही हूँ हाँ चलेगा. लेकिन अगर वो इमटेरियल चीज है, सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट, सॉरी 169, what talks about the women director, 165 और 169, आई एम सॉरी, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, बट उसमें ना एक ऑप्शन आता है कि जो अनलिस्टेड एंटिटी है मे अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर. तो अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी की ऑडिट कर रही हूँ और उसमें कंपल्सरी नहीं है वुमेन डायरेक्टर, तो अगर उन्होंने नहीं रखी है तो चलेगा ना. तो ऐसा थोड़ी ना इसके बेसिस पे कोई मैं गलत ओपिनियन डाल दूंगी कंपनी का. शायद मैंने एग्जाम्पल ठीक नहीं दिया. मटीरियल चीज़ों को चेक करना है भाई, मटीरियल चीज़ें. एंड मटीरियल चीज़ें एक कंपनी के लिए अलग भी हो सकती है, दूसरे के लिए अलग हो सकती है. इनमें अगर मिस स्टेटमेंट आई तो दैट इज समथिंग रिक्वायर्ड टू बी नोटेड एंड रिपोर्टेड. मिस स्टेटमेंट मीन्स एनी इन्फॉर्मेशन जिसको जानबूझ के फॉल्स, इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट है, मिसलीडिंग है, मिसरिप्रेजेंट है, ओमिट है, या जानबूझ के सप्रेस करी गई है. Misstatement means any written statement that is found to be false, incorrect, incomplete, misleading, which misrepresents or omits or suppress any material fact given the meaning of the stated sentence, which in turn fails to portray a clear, true, fair picture of the company, right? Causes क्यों होती है भाई misstatement? कोई inaccuracy है, omission हो गया डिस्क्लोजर में, incorrect है, या मैनेजमेंट की जजमेंट है कि ऑडिटर को अनरीजनेबल लग रही है. एग्जाम्पल, XYZ एक ऑडिटिंग कंपनी है, उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखा दैट कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द एप्लीकेबल रेगुलेशन ऑफ सेबी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, वेयर एज मटीरियल नॉन कंप्लायंसेस बहुत बार देखी गई हैं सेबी की. तो ये मिसस्टेटमेंट है.
कंपनी अंडरटूक का, देखो एक होता है मिसस्टेटमेंट पाई गई, एक है आप बोल रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि हमने ये कभी नहीं करा, लेकिन आपने करा है। जैसे आप क्लेम कर रही है मैनेजमेंट कि हमने कभी से सेबी का रेगुलेशन तोड़ा नहीं, लेकिन तोड़ा है। ठीक है। कंपनी अंडरटूक अ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बट इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट, तो ये भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज एन ऑडिट रिपोर्ट। अब देखो ये जो बातें हैं ना, ये तकरीबन वो हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, बट स्टिल आई विल रीड इट फॉर यू, क्योंकि हम मॉड्यूल को कुछ छोड़ेंगे नहीं। इट हैज बीन इशूड विद नो रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन। सो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट होती है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा एफर्मेशन नहीं है जिसमें कंपनी को कुछ ठीक करना है, या क्वालिफिकेशंस नहीं है। मतलब क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मतलब आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, क्वालिफिकेशंस का यहाँ पे मतलब है कमी। रिगार्डिंग कंप्लायंसेस ये सब नहीं है, देयर इज नो अनमॉडिफाइड ओपिनियन में। ठीक है। In this opinion, the auditor follows a standard opinion format to state that all the material, facts, everything in a company are fair representation. In order to form unmodified opinion, auditor को conclude करना पड़ेगा अपने assurance के हिसाब से। वो जो ABCDEF 6 स्कोप पड़े थे ना, कि आपको ये सारी बातें चेक करनी है, अगर आप assured हो इन सब चीजों से तभी आप unmodified opinion दीजिए। It is formed when on the basis of the audit evidence, auditor states that there is due compliances. कंप्लायंस इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है ना, किसी की डेट आ गई है 30 सितंबर, ये फॉर्म भरना है, ठीक है ना, फाइल करना है आप, और लास्ट डेट है 5 अक्टूबर विद फाइन। आपने क्या करा, 3 अक्टूबर को फाइल करा विद फाइन। भाई फाइल कर लिया बट विद फाइन, सो इट्स नॉट अ राइट प्रैक्टिस। टाइमलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, या MGT 7 के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, गिवन टाइमलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। Compliance in terms of process. Compliance in terms of process means that when the business activity say documentation, ये सब अच्छा compliances के बारे में बता रहे हैं। compliances timelines में होनी चाहिए, process के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि आप process के बाहर जाके अपना एक तरीके के हिसाब से compliances कर रहे हैं। If a company is required to shift its registered office from one place to another within the same state and ROC, a whole set of procedure given in Companies Act is required to be followed. Conducting a board meeting, etc., intimation to ROC in form number INC 22, ये सब होना चाहिए 15 दिन के अंदर अंदर विद बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी। तो कंप्लायंस टाइमलाइंस के हिसाब से होनी चाहिए, कंप्लायंस जो प्रोसेस बोला गया उसके हिसाब से होना चाहिए। तो कंप्लायंस को भी 2 प्रकार में बोला गया। As a PCS, you will check whether the company is in compliances with rules, regulations, bylaws, everything. तो compliances में कह रहे हैं जो लिखा है वो प्लस टाइमलाइंस प्लस प्रोसेस के हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो कौन सा ओपिनियन आ जाएगा, मॉडिफाइड। और ये सब कुछ हुआ है तो क्या ओपिनियन आएगा, अनमॉडिफाइड। लेट्स टॉक अबाउट मॉडिफाइड ओपिनियन नाउ। मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब नो क्लीन रिपोर्ट, दैट मीन्स डर्टी रिपोर्ट। So it's not like that dirty. Dirty मतलब there is some discrepancy in company, right? देखिए इसकी केस स्टडी है मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में। देन वी हैव वही क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एम्फेसिस ऑफ मैटर, मटेरियलिटी, प्रोसेस फॉर फॉर्मिंग ओपिनियन, ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड पार्टी रिपोर्ट ओपिनियन, एंड दैट्स द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट। वो नहीं आएगा, डोंट वरी। रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंसेस, yes, so it's a big chapter but it's a very fresh chapter, it's a very interesting chapter, right? चलिए modified opinion के बारे में बात करते हैं। modifications to the opinion. The auditor should express modified opinion when the auditor concludes that based on the evidence there is non-compliance with the applicable laws in terms of timelines या process, anything। तो यहाँ पे कुछ बताया गया केस स्टडी। ABC एक लिस्टेड एंटिटी है BSE की, BSE इंडिया on BSE, listed on BSE. The company has appointed Mercer XYY Associates as secretarial auditor for 21 to 22. The firm had issued audit report in MR3. The audit report stated the observation. Okay भाई, क्या ऑब्जर्वेशन है, रेगुलेशन 17 में ये ऑब्जर्वेशन है, रेगुलेशन 18 के हिसाब से कमेटी नहीं बनाई गई। देख रहे हो 21 के हिसाब से जो होना था रेगुलेशन, ये नहीं हुआ आपके रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में। ये है बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड द रिकॉर्ड्स एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। तो दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, दैट मीन्स देयर इज अ मिसस्टेटमेंट।
ही इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट देयर इज ड्यू कंप्लायंस, तो उसको कुछ तो एविडेंस ही नहीं मिले जिससे ये प्रूफ हो जाए कि कंप्लायंस हो रही है. अनेबल टू फाइंड ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दैट कंपनी इज फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट. देखो दो प्रकार की चीजें होती हैं, यहाँ पे दोनों प्रकार की चीजें बता रहे हैं ABCD में. पहला आपको बोल रहा है, अगर आप नोटिस कर रहे हैं, ए में बोल रहा है बेस्ड ऑन एविडेंस देयर इज नॉन कंप्लायंस. बी में बोल रहा है बेस्ड ऑन एविडेंस कंपनी इज नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, दैट मीन्स देयर इज मिसस्टेटमेंट. सी में बोल रहा है नॉट एबल टू फाइंड एविडेंस टू सी दैट देयर इज नो कंप्लायंस, नॉट एबल टू फाइंड द सफिशिएंट एविडेंस टू से दैट कंपनी इज फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट. तो क्या बोल रहा है आपको? ए और बी में बता रहा है आपको एडवर्स ओपिनियन, सी और डी में बता रहा है डिस्क्लेमर. मैंने क्या बताया था? मॉडिफाइड ओपिनियन दो प्रकार के होते हैं, एडवर्स और डिस्क्लेमर. दोबारा सुनिए, एडवर्स ओपिनियन होता है जब आप बोलते हो कंपनी ने नॉन कंप्लायंस करी है, कंपनी में मिसस्टेटमेंट है, ये है एडवर्स ओपिनियन. आप खुल के बोल रहे हो दैट बेस्ड ऑन माय ऑडिट एविडेंस कंपनी हैज डन नॉन कंप्लायंस, कंपनी इज not free from misstatement, that means there is a misstatement in a company, material misstatement. Disclaimer में आप बोल रहे हो we are unable to find evidence to say that company has done a compliance, that means हम नहीं बोल पा रहे कि कंपनी ने compliances करी. We are not able to find an opinion, we are not able to find the evidence which says that company is not free from misstatement. हमें कोई evidence ही नहीं मिला है, ये डिस्क्लेमर है. तो मॉडिफाइड ओपिनियन दो प्रकार के हैं. ये भी एक एग्जांपल दिया हुआ है बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर. इनको सिर्फ रीडेबल थिंग्स हैं, चीजें ये. इफ द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन इज नॉट सफिशिएंट रेलेवेंट इनफ टू अलाउ अचीविंग अ फेयर प्रेजेंटेशन, द ऑडिटर शुड डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट. क्योंकि क्या है ना, मैंने अभी आपको बताया कि डिस्क्लेमर ओपिनियन देना कोई शॉर्टकट नहीं है, ये खुद प्रोफेशनल की बेइज्जती है कि वो डिस्क्लेमर दे रहा है. दैट मीन्स आप क्या इतने कैपेबल नहीं हो कि ओपिनियन फॉर्म कर सको, राइट? तो डिस्क्लेमर देने से पहले भी मैनेजमेंट के साथ पूरी मीटिंग्स होती हैं, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन होती है कि क्या पता मैनेजमेंट से हमें कुछ समझ में आए और हम किसी ओपिनियन तक पहुंच सके. लेकिन जब कुछ भी समझ नहीं आता तो डिस्क्लेमर एक ऑप्शन है. ABC लिस्टेड एंटिटी है, BSE पे YY को करा है. सेक्रेटरियल ऑडिटर ने ये एक्सप्लेनेशन दी. इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज नॉट इन कंप्लायंस एज पर रेगुलेशन. ओके, इट इज क्लैरिफाइड दैट स्ट्रेच सिचुएशन ऑफ अ कंपनी इट वाज डिफिकल्ट. ये आपको बता रहा है कि देखो ऐसे लिखते हैं, टेंशन नहीं है, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पेपर में आने नहीं वाला. सिर्फ आपको बता रहा है कि ये सब चीजें ऐसे रिपोर्ट में मेंशन करी जाती हैं. मॉडिफिकेशन ओपिनियन कैन बी एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी: क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर. मॉडिफाइड ओपिनियन मैंने कितने प्रकार का बताया था? दो, एडवर्स और डिस्क्लेमर. एक और है क्वालिफाइड. अच्छा, क्वालिफाइड में क्या है ना, क्वालिफाइड में ना हम एक एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं कि कंपनी आप में कुछ बहुत गलत नहीं है बट ये चीजें सुधार लो. एडवर्स में हम कह रहे हैं कंपनी तुम्हारे में बहुत ही गलतियां हैं. डिस्क्लेमर में हम बोल रहे हैं हम तुम्हें क्लीन रिपोर्ट नहीं दे सकते, कुछ तो गड़बड़ है लेकिन हमारे पास अभी एविडेंस नहीं है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं है. अच्छा, बच्चा कहेगा चलो सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, कुछ एविडेंस है तो मॉडिफाइड रिपोर्ट बना, मतलब क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे दो ना. ये क्या मतलब कि हम कुछ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है? क्योंकि देखो कंपनी की गलत रिपोर्ट या गलत स्टेटमेंट से कंपनी का क्या हल हो सकता है ये आपको ही पता है, मैंने शुरू से आपको बताया. तो बिना एक प्रॉपर एविडेंस के आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं कंपनी में, राइट? ओके, चलिए पढ़ते हैं. डिफाइनिंग द लेवल ऑफ सिवियरिटी इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओपिनियन. तो इसलिए उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया. क्वालिफाइड ओपिनियन. Opinion can be considered as qualified opinion when the auditor specifically provides the additional paragraph or points out specific instances जहाँ पे कंपनी ने कुछ they have failed to do compliances या reason for not issuing unqualified report कि इनको बिल्कुल हम क्लीन नहीं बोल सकते लेकिन कुछ कमियां हैं. ठीक है. बी क्या? एडवर्स. एडवर्स मतलब कि आपने तो आउट ऑफ ट्रैक ओपिनियन है ये, जहाँ पे ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि कंपनी के अफेयर्स तो है ही नहीं लाइन में, बिल्कुल ही बर्बाद चल रही है कंपनी, इनके ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट रूल्स कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, मिसस्टेटेड रिकॉर्ड्स हैं एकदम. हमारे पास पूरा ओपिनियन है, ये फ्रॉड की तरफ जाएंगे, इनका कोई स्कैम ही निकलेगा. एडवर्स. डिस्क्लेमर में हम क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंसेस वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड ही इज अनेबल टू फाइंड द सफिशिएंट evidences
एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड्स और इनसफिशिएंट कोऑपरेशन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑडिटर को क्या देना पड़ता है? डिस्क्लेमर। एविडेंस नहीं मिल रहा, हमें एक्सेस नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट ठीक से जवाब नहीं दे रही, तो हम ना ठीक बोलेंगे ना हम गलत बोलेंगे, बट डिस्क्लेमर दे देंगे। ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेम्स ओपिनियन, द टेक्स्ट ऑफ ओपिनियन शैल बी ईदर इन इटैलिक्स और बोल्ड लेटर। ये तो नॉर्मल आपको फॉन्ट वाली बात बोल रहे हैं कि रिपोर्ट में थोड़ा सा बोल्ड में होना चाहिए, इटैलिक्स होनी वैसे बोल्ड ही होना चाहिए। ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन, द ऑडिटर शैल स्टेट द इन द पैराग्राफ कि क्यों, पॉइंट वाइज बताएगा क्यों क्यों मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स ओपिनियन, तो वो भी पैराग्राफ में आएगा कि क्यों डिस्क्लेमर दे रहे हैं, ऐसा क्या हो गया था कि आपको एक एक्सेस नहीं मिला चीज का, ठीक है ना। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ ओपिनियन। अब आ जाइए एम्फोसिस ऑफ मैटर पे। ये हम करेंगे, मटेरियलिटी एक टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। उससे हम ये प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लिमिटेशन भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थर्ड पार्टी ओपिनियन नेक्स्ट क्लास, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये तो सिर्फ लेटर है, इसको लर्न नहीं करना है। इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड फॉर्मिंग ओपिनियन, कैसे एविडेंस को हमें, यस तो हो जाएगा ये चैप्टर आराम से। चलिए किधर चला गया, एम्फेसिस ऑफ मैटर हम आज की क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। एंड मटेरियलिटी भी बात कर लेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एम्फेसिस ऑफ मैटर इज इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट टू सीक द अटेंशन ऑफ द रीडर। एम्फेसिस ऑफ मैटर नाम से पता चल रहा है एक स्पेशल पैराग्राफ होता है जिसमें रीडर, ऑब्वियसली हम रिपोर्ट किसके लिए बनाते हैं, हम रिपोर्ट बना रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, और हमारे आरओसी में फाइल होती है रिपोर्ट, ठीक है, और आगे भी जाती है, आरडी के पास जा सकती है अगर इसमें कुछ फ्रॉड इंडिकेशन है तो ईओएम एक सेपरेट पैराग्राफ होता है जिसमें कंपनी के कौन कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट वाले चीजें हैं जो कंपनी के फ्यूचर में इम्पैक्ट कर सकती हैं। ईओएम पैराग्राफ ड्रॉज द यूजर अटेंशन, जो ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुकी है, बट एक अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कुछ इंस्टेंसेस को मार्क किया जाता है। जैसे एग्जांपल, लीगल अनसर्टेनिटी, ऐसी अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर में आपके लिटिगेशन आ सकती है आपकी कंपनी के ऊपर, लिटिगेशन सर्टेनिटी की ये लिटिगेशन एक फ्यूचर इवेंट का बन सकती है। न्यू टेक्नोलॉजी, कि आप ये चीज को अडॉप्ट कर लीजिए, मतलब एक तरह की आपको सुझाव के तौर पे एक पैराग्राफ बनाया जाता है जिसमें ईओएम के नाम से ये पैराग्राफ आता है, जिसमें अटेंशन ड्रॉ कर रहा है कि ये चीजें कुछ ध्यान देने वाली है। रेगुलेटरी चेंज में चेंज आया है कोई, मेजर कैटास्ट्रॉफ मीन्स हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, की ये चीज कंपनी की ऐसी जो बहुत अफेक्ट कर रही है। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो जहाँ पे आपको एक न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डेट आ गई है या आपको इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो ये कुछ चीजें होती हैं। देखो फ्रॉड वाली चीज है बोल्ड में हाईलाइट करी जा रही है, ईओएम होता है जो एक सुझाव वाला एक पैराग्राफ होता है जिसको एक स्पेशल अटेंशन दी जा रही है। फिर है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वेंशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी, जो बताता है कि मटीरियल चीजों को, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब कुछ इंस्पेक्ट नहीं कर सकते एज ऑडिटर, आपको मटीरियल चीजों पे हिट करना है, क्योंकि मटीरियल चीजों की ही मिसस्टेटमेंट कंपनी को अफेक्ट करेगी। छोटी मोटी चीजों को तो इग्नोरेबल होती है, इग्नोर करने वाली भी हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर एक्सप्रेस करता है ओपिनियन अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल ऑडिटर, ठीक है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। द असेसमेंट ऑफ क्या मटेरियल है, ये प्रोफेशनल जजमेंट ही बता सकती है, कोई एक नॉर्मल बच्चा नहीं बता सकता कि ये चीज मटेरियल है या नहीं। मटेरियलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ओमिशन और मिस स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो एक जजमेंट को आपके चेंज कर सकता है, ठीक है ना। अगर कोई चीज इमटेरियल है, अगर वो गलत भी चल रही है, आप उसको इग्नोर करके आप हो सकता है रिपोर्टिंग ना करें, राइट। और जो चीजें मटेरियल है उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। गिव मी 1 मिनट गाइस। The auditor has to ensure that material items are properly and distinctly disclosed by the company. क्योंकि देखो सपोज कोई चीज बड़ी मटेरियल है और मुझे उसको चेक करना है, और मैं जब चेक करने गई तो मैं देख रही हूँ कि एक मैनेजमेंट जो है मुझे एक्सेस ही नहीं दे रही है उन रिकॉर्ड्स का, उन रिपोर्ट्स का या उन डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस ही नहीं दे रही है, और वो चीजें बड़ी मटेरियल है। अगर वो चीजें मैं नहीं इंस्पेक्ट करूंगी तो मेरा ओपिनियन खराब हो सकता है, राइट। मटेरियल इज द थ्रेशोल्ड अबव विच मिसिंग और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज कंसिडर्ड टू हैव इम्पैक्ट, राइट।
Sorry for the inconvenience. Information is considered as material if its omission या misstatement एक बड़ा impact कर सकती है कंपनी पे. तो ऑडिटर को ये कंसिडर करने के लिए कि मटीरियलिटी है या नहीं है टू फॉर्म ओपिनियन, उसको अधर करना होता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस दैट रिक्वायर्स ऑडिटर टू कंसिडर ऑल एविडेंस बिफोर रिपोर्ट. प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी जो रिक्वायर करता है टू अप्लाई इट्स जजमेंट टू स्टिक टू व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट. टाइमलाइंस को स्टिक करना पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई इतना इनफाइनाइट समय नहीं है कि आप हर एक चीज को चेक कर सकें. कॉन्ट्रोडिक्टरी प्रोसेस को आपको प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है इन विच यू हैव टू कंसिडर द रिस्पॉन्स ऑफ एवरी पार्टी. तो मटीरियलिटी के लिए ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप एक सही ओपिनियन चाहते हैं इन योर ऑडिट रिपोर्ट. मटीरियलिटी इज अप्लाइड बाय ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग स्टेज. ऑफ कोर्स प्लानिंग करते समय हमें मटीरियलिटी चाहिए होती है, हमने चैप्टर 11 में भी पढ़ा था, और ऑब्वियसली रिपोर्टिंग करते समय भी. डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी इज अ प्रोफेशनल जजमेंट डिपेंड्स ऑन ऑडिटर्स इंटरप्रिटेशन. मैं अगर आपको बताऊं, बहुत एक्सपीरियंस ऑडिटर से आप मिलेंगे ना, वो देख, एक होता है ना, they can smell where the problem is in a company. They can just see and can sense that there is something wrong. What should be picked up. और ये चीज़ ना बड़ी एक्सपीरियंस से भी आती है. मटीरियलिटी की कोई कोई कैटलॉग नहीं है कि ये चीज़ मटीरियल है, ये चीज़ मटीरियल है, ये जजमेंट से आती है, एक्सपीरियंस से आती है. एक अच्छा जजमेंट वाला एक्सपीरियंस सीएस या सीए अगर फाइनेंशियल ऑडिट है तो वो देख के पहचान देगा मुझे कौन सी ट्रांजैक्शन या कौन सी इवेंट को चेक करना है, पहचानने के लिए कि कंपनी ने गलती तो नहीं करी है. राइट. Materiality is a matter of professional judgment abhi and experience, of course I've told you. As mentioned above, materiality is important while conducting the process, also while forming the opinion. Right. The parameters for application of materiality could be different in forming audit opinion when compared to application of materiality while evaluating audit evidences. कह रहे हैं दोनों के लिए बड़ा जरूरी है. मटीरियलिटी, कुछ मैंने एविडेंसेस कलेक्ट करे, ठीक है ना, तो कुछ मुझे एविडेंसेस लगे कि हाँ ये ठीक है, मटीरियल नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ एविडेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है. तो मैंने किस बेसिस पे बोल रही हूँ एविडेंसेस को? एविडेंस तो एविडेंस है ना. हाउ एम आई डिस्टिंग्विशिंग एविडेंस एज इमटेरियल ऑन मटीरियल? So those evidences who likely to have a great impact on a company's affairs, those evidences are material for me to form an opinion. And those evidences which are not likely to impact company's operation, those evidences may not be as important for me to form an opinion about a company. So understand, मटीरियलिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है. वो एविडेंसेस जो इम्पैक्ट कर रहे हैं वो मटीरियल एविडेंसेस हैं. जो एविडेंसेस इतने इम्पैक्ट नहीं करते कंपनी के ऑपरेशंस को, वो इमटीरियल है, उनको इग्नोर कर सकते हो ओपिनियन बनाते हुए. ठीक है ना. राइट. तो उसके बाद हमारा है प्रोसेस. सो प्रोसेस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ऑब्जेक्टिविटी करेंगे. राइट. उस प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिविटी, जजमेंट, क्लैरिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन, रोल ऑफ प्रीसीडेंस एंड प्रैक्टिसेस, लिमिटेशन क्या होता है, थर्ड पार्टी ओपिनियन क्या होता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर. देखो ये सिर्फ लेटर का फॉर्मेट है, ये आएगा नहीं एग्जाम में, सो डोंट वरी अबाउट दैट. राइट. उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड फॉर्मिंग ओपिनियन. ये एक छोटा सा टॉपिक है. फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट अपने को नहीं करना है. प्री रिक्विजिट रिपोर्टिंग करते समय रिपोर्ट में ये सारी बातें मौजूद होनी चाहिए, जैसे प्लान में था. साइनिंग ऑफ रिपोर्ट एंड देन चैप्टर इज डन. सो मे बी लाइक 1 or 2 क्लास अगेन द चैप्टर विल बी डन. उसके बाद जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज लेसन नंबर 13, सेक्रेटेरियल ऑडिट. सेक्रेटरी ऑडिट का मीनिंग, प्रोसेस, ओपिनियन, रिपोर्टिंग, टेक्निक सब हो गया. अब ये चैप्टर आ गया सेक्रेटरी ऑडिट. एक्चुअली ये CSAS 4 है. CSAS 4 टॉक्स अबाउट, वेयर इज योर CSAS 4? सो CSAS किधर चला गया?
CSAS 4, where are you? Mm-mm-mm. Yes. CSAS 4 is the auditing standard on secretarial audit. अब आप कहोगे CSAS 1 था ऑडिट एंगेजमेंट, CSAS 2 था टेक्निक प्रिंसिपल, CSAS 3 था आपका जो अभी हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग ओपिनियन, CSAS 4 इज अबाउट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। तो उसको इसलिए ये इस नंबर चैप्टर पे आया है, तो इसलिए ऑडिट एंगेजमेंट चैप्टर हुआ, फिर टेक्निक हुआ, फिर ओपिनियन हुआ, और अब ये कर रहे हैं हम, करेंगे हम। ठीक है ना? चलिए पहले हम आगे के चैप्टर को देखें। हम 12 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 13 स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन प्लीज स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, एनी प्रॉब्लम यू कैन रीच बैक टू मी ऑन माय नंबर। So see you in the next class, guys. Thank you so much.